अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम रावलपिंडी बोर्ड के फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के 2021 के पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। निशान मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ एमसीक्यूज को। तो अभी सिर्फ ये है कि डिस्कस करने हैं आपसे कि कौन सा आंसर जो है कैसे आया। ये पहला एमसीक्यू है। इस पहले एमसीक्यू को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये चार आंसर दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये हमारे पास ना आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसमें से हमें जो है ना m की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, m को वहीं रहने देंगे और ये जो c स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा E के। जब भी कोई चीज लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड जाती है तो अगर वो मल्टीप्लाई होती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो ये एम सी स्क्वायर में अगर जो है मैंने m की वैल्यू मालूम करनी है, m को अकेला छोड़ दूंगा, ये सी स्क्वायर यहाँ m से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके वो डिवाइड में आ जाएगा। तो m की वैल्यू हो जाएगी e अपॉन सी स्क्वायर। ये पहला आंसर है, m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, चलिए जी, इसको हम क्लियर करते हैं। पता चल गया, आई होप समझ आ गई होगी आपको। दूसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अच्छा, अगर कोई वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा ना तो इसका और उसका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो क्या होगा, जीरो होगा। याद रखें कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्यों? इसलिए कि फॉर सपोज ये दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी। सही है, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के। और अगर थीटा 90 हो, अगर ये थीटा की वैल्यू 90 हो तो कॉस 90 जीरो होता है। तो ये पूरे के पूरे इसका जो आंसर है वो जीरो हो जाता है अगर थीटा 90 डिग्री हो। और 90 डिग्री होने का मतलब है परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी आपने ये करना है कि आपने इसका ये जो आई वाला है डॉट प्रोडक्ट मालूम करने के लिए क्या कहते हैं, ये जो आई वाला है इसको आई वाले से, और ये जो जे वाला है इसको जे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पहले क्वेश्चन इसको मैं मल्टीप्लाई करूं इससे, तो पहले को करूंगा 4 4 से क्या आ जाएगा 16। आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस माइनस माइनस, और जे वाले को जे वाले से करूंगा 3 3 जा 9। नहीं, ये तो जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये नहीं है। अच्छा चलें, इस आई वाले को आई वाले से करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 6 जा 24। और जे वाला यहाँ जे वाला नहीं है तो जे वाला जीरो है, तो जीरो को 3 से करूंगा जीरो आएगा, फिर भी बात नहीं बनी। अब ये जो आई के साथ है, इस आई के साथ वाले को इस आई के साथ, सॉरी यहाँ तो आई है ही नहीं, ये है बल्कि। इस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा इस आई के साथ, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 1 जा 4 आ गया। और इस 3 को 7 से करूंगा तो ये आ जाएगा -21। बल्कि सॉरी, ये इससे भी नहीं हो रहा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ जे वाला नहीं है, यहाँ जे वाला नहीं है, तो ये जो है ना ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा। तो सिर्फ इसका मतलब ये है कि इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो आई का कोफिशिएंट है। आई इसमें भी है, आई इसमें भी है। ठीक है, तो इस 4 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा। जे वाला यहाँ है, यहाँ नहीं है, कोई फर्क, मकसद जीरो हो जाएगा। के वाला यहाँ है, यहाँ नहीं है, जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब जरा देखिएगा, ये आई वाले को 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आया 12, प्लस माइनस माइनस। और जे वाले को इस जे वाले से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी में ये जो हमें दिया हुआ है वेक्टर, ये ऑप्शन डी वाला जो वेक्टर है, इसे अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये जो आई वाले हैं दोनों, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर प्लस, फिर जे वालों को आपस में करते हैं। जे वाला ये -3 है और ये 4 है, और फिर प्लस के वालों को, के वाले हैं ही नहीं, के वाले हैं ही नहीं, इज इक्वल टू, ये जो है ना डॉट प्रोडक्ट है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये तो ऑलरेडी जीरो है। इसका आंसर क्या आ रहा है 12, और इसका आंसर क्या आ रहा है -12, तो 12 -12 जीरो। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ये वाला। ओके हो गया। चलें अगले चलते हैं। टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग। एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब ये होता है कि जो काम नॉर्मल हालात में, अगर हम एक कोई काम करें स्ट्रेट लाइन में, तो जो काम फोर्स करती है वही काम टॉर्क करता है। टॉर्क बिल्कुल बिहेव करता है फोर्स की तरह, लेकिन कब, जब हम कोई चीज रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है कोई। ठीक है, तो इसके टॉर्क की डेफिनेशन भी क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स।
फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो है उसे टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क जो है वो कहाँ होती है, जब कोई चीज घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है। और फोर्स कब होती है, जब हम स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। चौथा एमसीक्यू है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। 4.2 मीटर से बॉल ड्रॉप की है, टू व्हाट हाइट इट विल राइज इफ देयर इज नो लॉस आफ्टर रिबाउंडिंग। भाई जब बॉल आके नीचे जमीन से टकराती है तो कुछ उसकी एनर्जी जाया हो जाती है, लॉस हो जाती है, इस वजह से वो फिर उतना ऊपर नहीं जाती। तो अगर आपकी जो बॉल है वो ड्रॉप हुई है 4.2 मीटर से और लॉस नहीं है, नो लॉस है, तो फिर वो दोबारा 4.2 मीटर ही ऊपर जाएगी, क्योंकि हमारी एनर्जी जाया नहीं हुई ना। ठीक है, तो इसमें हम इस सूरत में हमारा जो आंसर है वो 4.2 मीटर ही है। जितनी हाइट से नीचे गिरेगी अगर लॉस नहीं है तो उतनी हाइट पे ऊपर जाएगी वापस। चलें जी, अगला क्वेश्चन। टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अगर आपने प्रोजेक्टाइल का टॉपिक पढ़ा है तो जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम पीरियड, टाइम कांस्टेंट, ये हमें दे दी है वो करने के लिए। ठीक है जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं उसे। अच्छा जी, यहाँ पे इसको हटाते हैं, स्क्रीन को जरा नीचे लेकर आते हैं। अच्छा जी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब दोबारा जो है ना मार्कर ले लेते हैं। अगला है डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सिलरेशन। डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सिलरेशन जो है ना, उसकी वैसे यूनिट जो होती है ना, वो होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन रेडियन जो है ना, उसकी हम उसको लेते नहीं है डायमेंशन उसकी, सही है। तो ये इसकी जो डायमेंशन है ये है 1/t²। तो t जब ऊपर आएगा तो t⁻²। तो इसकी जो यूनिट है एंगुलर एक्सिलरेशन की, वो यही वाली है t⁻²। डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सिलरेशन t⁻² है। ठीक है, ये जहन में रख लें। अच्छा, नॉर्मल एक्सिलरेशन की जो होती है वो ये होती है ms, होते हैं ना ms-2। ठीक है, लेकिन यहाँ नॉर्मल जब हम एक्सिलेशन की बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में ना, नॉर्मल जो एक्सिलेशन होता है वो तो स्ट्रेट लाइन में होता है, तो वहां तो हमारे पास लेंथ होती है। तो जब हम एंगुलर की बात करते हैं तो ऐसे कुछ चीज घूम रही होती है ना, तो वहां पे जो है ना हमारे पास लेंथ नहीं होती है, रेडियन होता है। तो रेडियन को हम लेते नहीं है जब डायमेंशन वो कर रहे होते हैं। तो अच्छा, आगे ये आ गया। ठीक है जी, ओके। सातवां एमसीक्यू, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स लीनियर वेलोसिटी। भाई अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन जो है ना हर लम्हे चेंज हो रही है, हर मूवमेंट पे चेंज हो रही है, सही है। तो लीनियर वेलोसिटी जो वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी अगर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है। हाँ, स्पीड कांस्टेंट, ये हो सकता है कि कोई बॉडी मूव कर रही हो सर्कुलर पाथ में और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज हो रही होगी, जीरो भी नहीं होगी, चेंज हो रही होगी बार बार। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लीनियर वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो अभी मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं हो रही है, अभी हमारा डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, हमें पता है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बात ही खत्म है। जब डायरेक्शन चेंज होगी लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड का हमें जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, उसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही जनाब जो है ना डायरेक्शन से ही हमें पता चल गया कि चेंज हो रही है। अच्छा, आठवां एमसीक्यू है, इफ 20 वेव्स पासेस थ्रू मीडियम इन 1 सेकंड। अब ये देखिए, ये पूरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये 20 वेव्स हैं और 1 सेकंड है, सही है। ये जो 20 वेव्स हैं ये नंबर ऑफ वेव्स हैं n, और 1 सेकंड जो है ना ये टाइम है। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। तो भैया 20 वेव्स हैं और 1 सेकंड है, सही है, 20 वेव्स हैं 1 सेकंड है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज आ गई। अच्छा, और उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड कहते हैं वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पे एक ही होती है, 20 ms-1। ठीक है जी, एफ फीट। अच्छा, अब हमें क्या मालूम करते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं? लैम्डा को कहते हैं, लैम्डा हमें मालूम करना है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसे वेव इक्वेशन कहते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा को वहीं रहने दो, और ये जो एफ है इसको यहाँ नीचे ले आओ, स्मॉल एफ है। अच्छा, आपको कहीं कैपिटल एफ ना लग रहा हो, फ्रीक्वेंसी को हमेशा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई लैम्डा की वैल्यू आ गई v अपॉन एफ। अब v और f दोनों 20-20 है। ठीक है जी, v भी 20 है, f भी 20 है, तो 20 से 20 कटेगा, क्या आंसर आएगा? 1 मीटर। तो ये बाकायदा न्यूमेरिकल था, पहले हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी, फिर हमें
पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करके फिर हमें v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फार्मूला लगा के लेमडा को वहीं रख के एफ को नीचे ला के इसकी जगह भी 20 इसकी जगह भी 20, तो 20 से 20 कट गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, 1 मीटर। तो 1 एक ही आंसर है, एक से ज्यादा तो नहीं है, एक ही आंसर है 1। ये आंसर है 1। ठीक है जी, ये भी हो गया। न्यूमेरिकल है, आपको आना चाहिए ये प्लीज। अगर एक वीडियो को जो है ना बेशक इस जो ये भी मैंने करवाया है ना, अगर समझना है तो एक दो दफा रिवाइज करके इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये एमसीक्यू नंबर 9 देख लें। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स याद कर लें, लैम्डा अपॉन 2 होता है, हाफ वेवलेंथ के इक्वल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। ठीक है, जो लगातार जो नोड्स होते हैं कंसेक्यूटिव नोड्स, उनके दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। अच्छा जी, आगे चलें। एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर लूं जरा। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू हमारा आ गया। अगला एमसीक्यू हमारा जो है ये है फॉर मोनो एटॉमिक गैस, सीवी की वैल्यू दी हुई है ये रही हमें। ठीक है जी, मोनो एटॉमिक गैस में सीवी की वैल्यू दी हुई है। सीवी की वैल्यू क्या है, 3r/2, और गैमा मालूम करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमें सीवी की वैल्यू दी हुई है, सीवी कितना है, 3r/2, ये भी न्यूमेरिकल है। और हमारे पास जो गैमा होता है ना, गैमा, ये गैमा की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। गैमा जो होता है वो होता है CP/CV। ठीक है जी, गैमा क्या होता है, CP/CV। हमें सीवी की वैल्यू दी हुई है और सी नहीं दी हुई, एक और फार्मूला होता है हमारे पास, CP-CV इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब मुझे सीवी की वैल्यू दी हुई है, सीपी की वैल्यू नहीं पता, तो भाई मैं अगर सीपी की वैल्यू मालूम करनी है तो ये सीवी वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ इस फॉर्मूले में CP-CV इज इक्वल टू आर में आप क्या करो, सीवी की जगह सीवी की वैल्यू डाल दो, 3r/2। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2r+3r। तो भाई आपके पास जो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 5r/2। ये सीपी की वैल्यू आ गई 5r/2। अच्छा, अब आपको गैमा मालूम करना है। गैमा में आप क्या करो, ऊपर सीपी की वैल्यू रखो। सीपी की वैल्यू क्या है, 5r/2, और सीवी की वैल्यू क्या दी हुई थी, 3r/2। ये अपॉन 2 से 2 कट गया, और ये r से r कट गया। ठीक है जी, क्या बचा, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 3, तो 5/3 आंसर है, देख लें। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, गैमा मालूम करना है। गैमा, गैमा का फॉर्मूला है CP/CV। ठीक है, हमें सीवी पता है, ये सीवी पता है 3r/2। सीपी हमें मालूम करना है, सीपी पता चलेगा तो गैमा पता चलेगा। सीपी, फिर एक और फॉर्मूला है, CP-CV इज इक्वल टू आर। ये सीवी जो है इसको, ये हमें पता है ना, सीपी मालूम करना है, सीवी को वहां ले जाएं, सीवी यहाँ माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। सीवी की जगह सीवी की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, सीपी की वैल्यू आ गई 5r/2। अब यहाँ इस फॉर्मूले में सीपी और सीवी दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया। ठीक है, तो 5/3 रह गया, ये 5/3 आपका आंसर है। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा इसका जो है ना, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको समझ आ गया होगा, और ये एज अ न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वैसे आपकी बुक में नहीं है, लेकिन पहले तो मैं खुद भी देख के परेशान हुआ था कि ये कहाँ से आ गया इधर उधर मैंने ढूंढा आपकी बुक में, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग इस्तेमाल किया, मेरे जहन में आ गया कि यार ये सीवी दिया हुआ है, तो गैमा जो है वो CP/CV होता है, तो सीवी दिया हुआ है तो सीपी मालूम कर लो। फिर अल्लाह का करम के हो गया, शुक्र अल्लाह का। वैसे ये मैंने पहली दफा ये न्यूमेरिकल किया, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था ये न्यूमेरिकल्स। और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स तो मैं जो है ना पिछले 5-6 साल से मैं बिल्कुल इन टच ही नहीं था, पढ़ाया ही नहीं किसी को। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे है 11 एमसीक्यू है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। तो ये एवरेज वेलोसिटी जो है ना, बस ये याद कर लें कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। एक वजह ये भी है कि उन गैस के मॉलिक्यूल्स पे कोई जो है ना एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती है ना, तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो फिर वेलोसिटी होगी ना कोई। तो वो आपस में उनकी जो है वो मूव करते रहते हैं, उनकी अपनी जो भी एनर्जीज होती है उनकी वजह से। तो एवरेज वेलोसिटी जो है ना मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है ना वो जीरो है। ग्रेविटी परफॉर्म जीरो वर्क व्हेन बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली। भाई ग्रेविटी जो है क्या कर रही है, चीजों को नीचे की तरफ खींच रही है ना। अगर आप इस तरफ को जाएंगे, ठीक है, आप इस तरफ को जाएंगे तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, और आप अगर कोई भी चीज आप किसी चीज पे काम करेंगे और वो इस तरफ जाएगी, मूव करेगी, हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, तो ग्रेविटी तो उस पर कोई काम नहीं कर रही ना। ठीक है, आप कर रहे हैं लेकिन ग्रेविटी तो नहीं कर रही। ठीक है, तो याद रखिएगा
कि असल में वर्क की डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो वो करती है, मूव करती है। तो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, तो उस वक्त ग्रेविटी का तो कोई काम नहीं है ना, ग्रेविटी ने तो उसको मूव नहीं करवाया। इसलिए ग्रेविटी परफॉर्म जीरो वर्क व्हेन बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली। अगर वर्टिकली मूव करेगी फिर, या 60 डिग्री भी बना के करेगी एंगल, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी काम कर रही होगी। हॉरिजॉन्टली पे जो है ना ग्रेविटी कोई काम नहीं करती। द एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, जो एसआई यूनिट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड का, वो मीटर क्यूब पर सेकंड है। असल में ये जो मीटर क्यूब है ना, ये वॉल्यूम की, देखें लिक्विड है ना, फ्लूइड है ना, फ्लो कर रहा है, तो उसका वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम अपॉन टाइम होगा इस तरह। तो वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, अपॉन टाइम की क्या है, सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो याद कर लें, मीटर क्यूब अपॉन सेकंड है। अच्छा जी, ये तो मैंने अभी डिलीट किया था, कंट्रोल जेड कुछ ज्यादा ही दब गया। अच्छा 14 एमसीक्यू, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड एक्स नॉट। अच्छा ये जो एसएचएम है ना, इसकी जो एनर्जी होती है वो आई थिंक हाफ के एक्स नॉट का, स्क्वायर होता है, सही है जी, जो एनर्जी होती है इसकी। वो कह रहा है एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है। भाई जब हम प्रोपोर्शनल निकालते हैं ना, तो जो कांस्टेंट होते हैं उनको और इक्वल को और जो चीजें कांस्टेंट होती हैं उनकी जगह हम प्रोपोर्शनल का निशान लिखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है ये हाफ हाफ क्यों आएगा, -2 पावर क्यों आएगी भाई, एक्स सामने लिखा हुआ है स्क्वायर है, एक्स नॉट क्यों आएगा, स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स नॉट अपॉन टू, टू क्यों आएगा भाई, टू तो कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो है हमारा जो फॉर्मूला है, मैं आपको साफ सुथरा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, E इज इक्वल टू है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये चीजें क्या है, ये कांस्टेंट है और इक्वल है, तो जब भी हमें प्रोपोर्शनल का निशान लगाना हो, इक्वल को और कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो ये आंसर आ गया ना। तो एनर्जी जो है एक्स 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 नॉट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। अच्छा चले आगे चलते हैं, अगला है, यार इसको एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा पेज को जो है ना, ये हो गया, अब ये लास्ट 3 एमसीक्यूज रह गए। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि ये वीडियो जो है ना वो मुख्तसर हो, लेकिन फिर भी लंबी हो जाती है। फॉर्मूला फॉर फ्रिंज स्पेसिंग, ये फॉर्मूला है, आप जाके देख लें, मैं बुक में लिखा हुआ है, लैम्डा एल अपॉन डी, फ्रिंज स्पेसिंग का। सही है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा एल अपॉन डी। ठीक है, याद कर लें इसको, फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला लैम्डा एल अपॉन डी। ओके जी, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये पैराग्राफ है ना, नीचे जहाँ पे डेरिवेशन हुई है फॉर्मूले की, वहाँ पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है ना फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, वो इसके इक्वल होती है एफ नॉट प्लस एफ ई। सही है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है और जो आई पीस है उसकी जो फोकल लेंथ है, उन दोनों को प्लस करें ना, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि इनकी दोनों की जो है ना ये इन दोनों को प्लस करो तो उसकी जो है ना लेंथ बन रही होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। तो ये भी आप याद कर लें फॉर्मूला के, ये वाली बात पूरी याद कर लें कि लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है, एफ नॉट प्लस एफ ई है। अच्छा जी, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड। अच्छा अगर ये गूगल से देखेंगे ना, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड, जो हम मीटर रॉड नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, तो उसका ये आंसर आ रहा होगा। लेकिन असल में जो है ना आपके जो आंसर्स होते हैं वो तो डिपेंड करते हैं आपके सिलेबस पे, बुक पे। तो जब मैंने गूगल किया इसको, तो गूगल में तो ये आंसर आ रहा था, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। ठीक है, ये मीटर रॉड जो है ना, अ, इसकी गूगल पे ये आ रही है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन गूगल पे मत जाइएगा, आपकी बुक जो लिखी है वहां जो है as लिखी हुई है अनसर्टेनिटी या जो है ना एरर वगैरह की, जहाँ पे वो है ना एक्यूरेसी वगैरह, लीस्ट काउंट वहां पे ये दिया हुआ है, वहां पे ये वैल्यू दी हुई है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड जो है वो, इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं ना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट, ये मीटर रॉड का है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 0.1 सेंटीमीटर है, इसको याद कर लें। और वो जो वर्नियर कैलिपर है उसका इसका इससे 10 टाइम्स कम है, उसका है 0.01 सेंटीमीटर, ये वर्नियर कैलिपर का है। और माइक्रोमीटर जो स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर कह लें या स्क्रू गेज कह लें, स्क्रू गेज, उसका इससे भी कम है, 0.001 है। यानी मीटर रॉड है, इसको 10 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.01 वर्नियर कैलिपर का, इसको 10 से डिवाइड करें 0.001, ये सेंटीमीटर में बता रहा हूँ। ये है स्क्रू गेज का, एस जी स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अच्छा अगर मैं मिलीमीटर में करूं,
मिलीमीटर में ये क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ये जो है ये हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर, और ये है ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। मिलीमीटर में ये है। अच्छा मैंने जो है ना, आपस की बात है, मैंने कैसे याद किया हुआ है, मैंने याद किया हुआ है कि जो मीटर टेप है ना, वहाँ मीटर टेप लिखा था मैट्रिक में, मीटर टेप की मैंने याद किया हुआ है, मीटर टेप की 1 मिलीमीटर है। सही है, इसको 10 से डिवाइड करें, एक पॉइंट आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर किसकी है, वर्नियर कैलिपर की है। इसमें पॉइंट एक और लगा दें जीरो के बाद, तो ये जो है ना 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, ये स्क्रू गेज की है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्क्रू गेज है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्क्रू गेज है, उससे कम वर्नियर कैलिपर, उससे कम मीटर टेप या मीटर रॉड। ठीक है, ये मैंने मिलीमीटर में याद की हुई है। ठीक है। अच्छा फिर अब सेंटीमीटर में जो है ना, ये सेंटीमीटर में क्या होता है, जो मिलीमीटर होता है ना, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 0.01 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के, 0.1 मिलीमीटर 0.01 सेंटीमीटर के, यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए फिर 10 से डिवाइड करते हैं। बहरहाल ये याद कर लें, अच्छी बात है, हो सकता है कि अगली दफा जो है वो, अब जो आपका जो पेपर हो रहा है उसमें वर्नियर कैलिपर की या स्क्रू गेज की आ जाए लिस्ट डाउन, तो आपको आना चाहिए। तो चलें जी, ये डिस्कस हो गया। 2021 में एक ही पेपर था, और बाकी जो है ना कुछ सालों में जो है वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के दो दो पेपर्स हैं, कहीं 3 पेपर्स भी हैं, ओल्ड सिलेबस के भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ओल्ड सिलेबस का भी जो है वो मैं सॉल्व करके जो है ना, उसकी भी मैं वीडियो बना दूं और अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूं। अल्लाह हाफिज।